जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बीपीएससी के घटना तक सीरीज। चलो या पूरा का पूरा बुक करने वाला है, यहाँ हमारा मास्टर भी होगा और इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और समान भूगोल का पूरा डिस्कशन करने वाले, जो भी बीपीएससी में अब तक पूछा गया है सारा प्रश्न करने वाले। तो आपसे बस यही नोट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों जो इस बार के बीपीएससी का एग्ज़ाम या बिहार टीचर या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि क्विक रिवीजन में काफ़ी लाभदायक होगा। और यह वीडियो करीब 2 घंटे के आसपास का होना चाहिए, तो आपसे बस अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में बने रहें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा एग्ज़ाम में। और बस वीडियो को शुरू करते हैं यही कहकर कि अगर आप लोग हमारे चैनल नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हम सपोर्ट करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बीपीएससी सीरीज में, जिस लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन घटनाचक्र कर रहे हैं या 1992 से लेकर 2022 तक का पूछा हुआ जितना सारा क्वेश्चन था सारा इसमें संस्करण दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चर कर लिए थे, उसमें हम लोगों ने भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कर लिया था। आधुनिक भारत के इतिहास से एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ था, जो आज हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप लोग ज़रूर जाकर देखिए। और इस पूरी श्रृंखला को देखिए। अगर आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। आपके लिए हम लोगों ने करंट अफेयर के भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और कई सारे प्लेलिस्ट है करंट अफेयर के, और घटनाचक्र के भी कई सारे प्लेलिस्ट है, उसे भी जाकर आप लोग चेक कीजिए। और आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर से, जो कि यहाँ 301 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। यहाँ से शुरू होगा जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप इसे कितने लाभान्वित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? तो अप्रैल 1946 में, डी ऑप्शन। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? तो बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1935 का अधिनियम। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ए ऑप्शन 1935 का अधिनियम। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? तो बी ऑप्शन जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1927। ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1927। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सी ऑप्शन विंस्टन चर्चिल। नॉर्थ और साउथ नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो यह आ जाएगा रहमत अली। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो सी ऑप्शन रहमत अली। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। सी ऑप्शन। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष सी ऑप्शन 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? तो यह बी ऑप्शन आएगा जवाहरलाल नेहरू। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रशिंग बैंक था? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह नेतृत्व विहीन रहा था। तो इसमें आप लोग विवरण बॉक्स नीचे पढ़ सकते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ए ऑप्शन 9 अगस्त 1942। करो या मारो का संबंध किस आंदोलन से था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो। करो या मारो का संबंध किस आंदोलन से था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आगा खां पैलेस। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर जेल। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ, आप नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटना। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों ने 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार के में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटना। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृषि मिशन का आगमन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो बी ऑप्शन कृषि मिशन का आगमन। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। यह बिल्कुल सही है। इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य परंतु आर असत्य है। फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहे, बिल्कुल सही। इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। यह बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1942। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सी ऑप्शन हो जाएगा 1942। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूलाभाई देसाई। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे वकील थे कौन? से बी ऑप्शन हो जाएगा भूलाभाई देसाई। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। सी ऑप्शन 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA का अस्तित्व में आई तो सिंगापुर में आई थी। 1943 में INA अस्तित्व में आई तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन सिंगापुर में आई थी। अगला प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी? या किसने इसकी स्थापना की थी? या बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह। INA किसके दिमाग की उपज थी या किसने इनकी स्थापना की? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर मोहन सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन जर्मनी। शशिधर सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं। शशिधर सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन से भी जुड़े रहे? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन शीलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शीलभद्र याजी।
यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो बारदोली हो जाएगा गुजरात, चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सियारवादा हो जाएगा महाराष्ट्र और नोआखली हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बारदोली हो जाएगा गुजरात, चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सियारवादा हो जाएगा महाराष्ट्र और नोआखली हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन हो जाएगा 2-4-1-3, 2-4-1-3। कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे डेट देख लीजिए 1946 एक भी नहीं है, सब 1942 था, तो इसलिए ई ऑप्शन हो गया। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर पी लॉरेंस के द्वारा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेवेल। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेवेल। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स और एवी गैलेंडर सदस्य थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। अंग्रेजों द्वारा भारत को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जेबी कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जेबी कृपलानी। सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य ने नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे कौन, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में समर्थ हुए। वे थे कौन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला, तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा 1786 का एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल में फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 से समाप्त की गई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी है AEFCB। तो देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका हो जाएगा ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसका हो जाएगा के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार हो जाएगा के दत्ता। फिर आनंद मठ के हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रेसिपेट्स ऑफ जीसस, यह हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। प्रेसिपेट्स ऑफ जीसस हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। आवर इंडियन मुस्लिम्स, ये हो जाएंगे W हंटर। आवर इंडियन मुस्लिम W हंटर। सी ऑप्शन हो जाएगा AEFCB। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे, तो वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दूरदेशी नंदिनी के लेखक हैं, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंडियन नेशन। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामलाल पार्षद ने। झंडा गीत किसने लिखा है, तो डी ऑप्शन श्यामलाल पार्षद ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष की। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वनिधान भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय जिन्होंने संविधान
भारत के गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। किसानों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयानक दंगे हुए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मारवा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मारवा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली खान। हम बहुत बड़ी भूल कर देंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल ने। हम बहुत बड़ी भूल कर देंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डी ऑप्शन रहेगा पंडित मदन मोहन मालवीय। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डी ऑप्शन रहेगा पंडित मदन मोहन मालवीय। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? सी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बी ऑप्शन बिहार। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अमहारा। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अमहारा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर जेल। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुट निरपेक्षता। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुट निरपेक्षता। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति या डोमिनेंट कास्ट नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? तो राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ईस्वी सन 1773। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ईस्वी सन 1773। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ए ऑप्शन हो जाएगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ए ऑप्शन 1773 में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ब्रिटिश शासन के काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1835, 1867, 1878 और 1909। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो ए ऑप्शन 1835, 1867, 1878 और 1908। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1925 और 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1925 और 1925। कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। कैथरीन मेयो, एड्रूस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच
आम रिश्ता क्या था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसी के साथ हमारा भारतीय इतिहास पूरी तरह से समाप्त होता है। अब शुरू होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, मगर शुरू करने से पहले आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ये ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस ने स्थिति को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान में शामिल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में है, सी ऑप्शन हो जाएगा 400 से अधिक आर्टिकल्स। भारतीय संविधान में क्या, तो 400 से अधिक आर्टिकल्स। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची में 67 प्रविष्टियाँ और संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ। बी ऑप्शन हो जाएगा ए सी बी, संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ, संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ। बी ऑप्शन। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्द का विचारानुसार क्रम कीजिए, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन CADB। पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, फिर हो जाएगा समाजवादी, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और फिर हो जाएगा प्रजातांत्रिक, CADB। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 42वां। नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा साधारण। नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा साधारण। उस मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, भाषा एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। उस मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला है 9वां नंबर प्रश्न। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a। फिर से उस मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों, 9वां नंबर था। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010, ये ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, मतलब समाज का समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सीधा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सीधा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12वां। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12वां। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री।
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महान्यायवादी। एक एमपी की सीट की रिक्त घोषणा की जा सकता है यदि वह सदन से लगातार बी ऑप्शन 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। राज्यसभा में होते हैं कितने? तो सी ऑप्शन 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में होते हैं कितने? तो 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा समाप्त होने के विषय का नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल डी ऑप्शन समाप्त होने का विषय नहीं है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। निम्न कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें देखना गलत कथन कौन सा है। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, यह बिल्कुल सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह बिल्कुल गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, यह बिल्कुल सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कथित सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह बिल्कुल गलत है। धन विधेयक पेश किया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक पेश किया जाता है, ए ऑप्शन केवल लोकसभा में। लोकानुदान बना है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लोकानुदान बनता है कैसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानसूत्र है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानसूत्र है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 352। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है कितनी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 18। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है कितना? तो 18। यह पुराना है, करंट अफेयर है, अब 22 हो गया है। सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नया नाम बताइए जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति।
निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित विशेषताओं के लिए केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1206। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? सी ऑप्शन हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1965। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषणा की गई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हम भारत के लोक शब्द से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हम भारत के लोगों से। भारत में प्रजातंत्र का तथ्य पर आधारित है कि सी ऑप्शन हो जाएगा जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति में संघीय किंतु मानव भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजसूची। भूमि सुधार राजसूची के विषयों के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन कानून पर कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो
तो ए ऑप्शन हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम और कानून की अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अधिकार पृष्ठता। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अधिकार पृष्ठता। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्तिन है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना। राष्ट्रपति क्या है? तो संसद का हिस्सा होते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या है? तो संसद का हिस्सा होते हैं। बी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? तो यहाँ पर सामक दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। इसमें बी और सी दोनों सही एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो नीचे आप लोग विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा किसे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। सी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सचिव। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऊपरी वर्णित सभी कारणों के आधार पर, मतलब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है कैसे? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गवर्नर के सलाह पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति की। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। बी ऑप्शन। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार से।
कौन सा कथन असत्य है? तो सी ऑप्शन इसमें असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, यह बिल्कुल गलत है। कौन सा कथन असत्य है? तो सी ऑप्शन इसमें असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, यह बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केंद्र सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? तो केंद्र सरकार का, बी ऑप्शन। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होता है किसका? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होता है किससे? तो डी ऑप्शन केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसका? तो यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे ऊपर विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विधायिका। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी इसके बारे में। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है ये ऑप्शन अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है कौन सा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अटर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अटर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एडवोकेट जनरल। आज़ादी के बाद भारत के अधिकार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? सी ऑप्शन हो जाएगा 1956। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1956। लोकसभा के नेता कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा के नेता कौन है? तो बी ऑप्शन प्रधानमंत्री। लोकसभा के लिए चुनाव के निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ जो कि सही है। 1/6 होता है जो कि नहीं दिया हुआ, तो इसलिए डी ऑप्शन आप लोग चाहे तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2026 तक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1947 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2026 तक। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे? तो 1971 की जनगणना पर, सी ऑप्शन। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। निम्नलिखित भारत राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 330। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसे कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसे कार्यकाल की समाप्ति होने से पूर्व भंग किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो बी ऑप्शन वर्ष में 2 बार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बी ऑप्शन हो जाएगा 1952 में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12। राज्यसभा के चेयरमैन हैं कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चेयरमैन है कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6 माह का। संसद के सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए कितना? तो 6 माह का, बी ऑप्शन। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा, यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीति या कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीति या कार्यान्वयन से। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर सहमति। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। आम आदमी पार्टी क्या है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 4 के लिए, मतलब एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो। संसद के दोनों सत्र का संयुक्त अधिवेशन होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 4, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संविधान। दिल्ली है एक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है क्या? तो बी ऑप्शन एक केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 35वां संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 35वां संशोधन के अंतर्गत। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। संविधान समीक्षा आयोग जिसने फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. वेंकटचलैया। संविधान समीक्षा आयोग जिससे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एन. वेंकटचलैया। भारत के सर्वोच्च नागरिक न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति को। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैधिक घोषित कर सकती है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय
डी ऑप्शन किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। भारत के न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। नीचे आप लोग विवरण बॉक्स में इसका पढ़ सकते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होता है कौन कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 4, मतलब राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होता है कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 4, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद पर निहित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 के द्वारा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद पर निहित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 के द्वारा। भारत के राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विधान पालिका परिषद। भारत के राज्य विधान पालिकाओं या स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विधान पालिका परिषद। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उद्योगपति। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उद्योगपति। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केंद्र संसद के द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 4, मतलब बिहार में। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो डी ऑप्शन केवल 4, बिहार में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान करता है कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्याग पत्र देना चाहिए किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उपाध्यक्ष को। किस उच्च न्यायालय में यह फैसला दिया गया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक अधिकार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो सी और डी दोनों हो जाएगा, मतलब गुवाहाटी और मुंबई। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन सा एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो सी और डी दोनों हो जाएगा, गुवाहाटी और मुंबई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वात्वाधिकार मुकदमा, मतलब टाइटल सूट। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार है तो यह स्वत्वाधिकार या मुकदमा या टाइटल सूट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 13। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंधित रखता है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। उस राजनीतिक दल का नाम बताएं जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर बन चुका है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए
जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वां लोकसभा का स्पीकर बन चुका है, तो यह ए ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चुनाव आयोग को। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों को पंजीकरण का प्रावधान करता है, यह बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसके 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसमें चारों सही है, डी ऑप्शन। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसने केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का आधार दिया था ने अपने प्रतिवेदन जमा किया था कब, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1987 में। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया कब, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1987 में। पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज विषय है किसका, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजसूची पर। पंचायती राज विषय किसका, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजसूची पर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। पंचायती राज प्रणाली को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण खेल। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण खेल। निम्नलिखित में से किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार का निर्देश देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। सरकार ने पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब इसमें सरकार में 3 श्रेणियाँ होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सदस्य होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी इसके विशेषताएँ हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन सा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामवासियों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है, ए ऑप्शन स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है कौन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी का। मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का। पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। जिला समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। जिला समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बिना बनी समिति के अध्यक्ष थे कौन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में प्रारंभ की गई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में।
पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज सूची। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज सूची में। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण का वैध किया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 मतलब चारों ने किया, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों का 50% आरक्षण को वैध किया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चारों राज्यों ने किया है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बी ऑप्शन होगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 73वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 73वां संशोधन। संविधान के 73वें संशोधन संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक पुनर्निरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? सी ऑप्शन हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1951 में। भारतीय संविधान के लिए पृथक संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1951 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 42वां। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 42वां। पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काका साहेब कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काका साहेब कालेकर। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा M3। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुकदमों तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुकदमों तथा कार्यवाही से। तो यहाँ पे इसी 201 प्रश्न के साथ यह राज्य व्यवस्था पूरा का पूरा समाप्त होता है। तो अभी तक हम लोगों ने भारतीय इतिहास कर लिया था, तीनों पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसी के साथ अब राज्य व्यवस्था भी हमारा समाप्त हो गया। अब अगला वीडियो लेक्चर हम लोग सामान्य भूगोल, जिसमें विश्व भूगोल पहले रहेगा, फिर भारत का भूगोल रहेगा, उसे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम बीपीएससी टीचर या 69वां बीपीएससी हो, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वह लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। और जितना ज़्यादा बार आप देखिएगा उतना अच्छा रिवीजन होगा, उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा। तो इसे ज़्यादा बार देखें और ज़्यादा बार रिवाइज कर सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बीपीएससी घटनाचक्र सीरीज में, जिसमें लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं हल प्रश्न पत्र समान अध्ययन। ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 4 वीडियो लेक्चर देखे होंगे।
अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। पहले के 2-3 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का तीनों पार्ट कर लिया था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया था पूरा। आज हम लोग शुरू करेंगे समान भूगोल, जिसमें पहले विश्व का भूगोल फिर भारत का भूगोल, इस तरह से शुरुआत करेंगे। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और जो भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्ज़ाम या फिर बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को खास करके पहुंचाएं, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। और क्योंकि बीपीएससी में कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं और आप भी अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर से। आप लोग कमेंट सेक्शन में हम जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। और ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे, ताकि हमें पता चले कि कौन से क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान देना है और किस क्षेत्र की ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक समान भूगोल पहला है, जिसमें विश्व का भूगोल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह इसके भाग हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सी हो जाएगा कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह कौन सा? तो यह हो जाएगा सप्तऋषि, ए ऑप्शन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है तो ए ऑप्शन हो जाएगा सप्तऋषि। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुध। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, वीनस। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वीनस। पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, सी ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, सी ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग, बी ऑप्शन 365.25 दिन। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है कहाँ? तो बी ऑप्शन 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगाता है कितना समय? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगाता है कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगाता है कितना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। जियोडेसी वह वैज्ञानिक है जो संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका पृथ्वी के आयाम के माप से। जियोडेसी वह वैज्ञानिक है जो संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के आयाम के माप से। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा देश है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अधिकांश लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रुनोई। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रुनोई। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा होन्शु। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए वेगनार। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ए वेगनर द्वारा। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो आइए देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन है 1, 2 और 4। मतलब एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, और फिर ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और चौथा नंबर है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होती है, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पे विवरण आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा। माउंट एटना है क्या? तो एक ज्वालामुखी, सी ऑप्शन। माउंट एटना है क्या? एक ज्वालामुखी, सी ऑप्शन। मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो ए ऑप्शन सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो ए ऑप्शन सक्रिय ज्वालामुखी का। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबे गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोग की मौत की घटना उतारा। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर से देख लेते हैं। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपीय सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बाकी ए, बी और डी सही ऑप्शन है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य अफ्रीका और प्रशांत प्लेट के बीच। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अफ्रीका और प्रशांत प्लेट, ए ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण में पढ़ सकते हैं इसे। किलिमंजारो है एक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आग्नेयगिरी वोल्केनो। किलिमंजारो है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आग्नेयगिरी वोल्केनो। गोबी का मरुस्थल है, ए ऑप्शन चीन में। गोबी का मरुस्थल है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन में। जोहानिसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु। जोहानिसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हंगरी। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमा किसके साथ है? तो लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र के साथ, ए ऑप्शन। संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पामीर। संसार का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पामीर। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, सी ऑप्शन हो जाएगा 2/3 भाग। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, सी ऑप्शन 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। डी ऑप्शन मध्य महासागरीय कटक। गल्फ स्ट्रीम है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो बी ऑप्शन एक महासागरीय धारा। ग्रैंड कैनियन है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक खड़ग या गॉर्ज।
ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड़क गॉर्ज। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन प्रशांत महासागर में। स्वेज नहर जोड़ती है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है किसे? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है किसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर और अंत महासागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंत महासागर को। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहाँ? तो ए ऑप्शन हिंद महासागर से चीन महासागर तक। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। ओजोन परत बताती है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत। ओजोन परत बताती है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है? तो ए ऑप्शन 10 से 20 किलोमीटर। काहिरा के समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है अतः यह स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विवर्तनीय क्रिया से। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो बी ऑप्शन विवर्तनीय क्रिया से। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला ए ऑप्शन अल्पास। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला ए ऑप्शन अल्पास। तकला मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन में। तकला मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिडनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिडनी। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हिंद महासागर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो बी ऑप्शन भूमि। अरब सागर में पानी की औसत खारापन कितना है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 35 पीपीटी। अरब सागर में पानी की औसत खारापन कितना है? तो बी ऑप्शन 35 पीपीटी। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन अमेजन। निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों को मेल बनाइए। तो यहाँ पर मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। रोटरडैम हो जाएगा राइन नदी, पेरिस हो जाएगा सीन नदी, बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब नदी और वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमैक नदी। सी ऑप्शन 3-1-4-2 यहाँ पे देखिए मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बब अल मंदेव। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बल्ब अल मंदेव। सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-1-2। आइए मिला लेते हैं। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली। 4-3-1-2 यहाँ पे देखिए मिला हुआ, आप लोग इसे चाहे तो देख सकते हैं। अगला, किसी मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोना खनन। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोना खनन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला। कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिटुमिनस। कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? तो ए ऑप्शन बिटुमिनस। ऊर्जा के वाणिज्यीकरण स्रोतों में विश्व
विशुद्धता शामिल होती है तो ए ऑप्शन हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिकरण स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते क्या तो ए ऑप्शन हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो सी ऑप्शन हो जाएगा लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो सी ऑप्शन हो जाएगा लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा विकिरण के कारण। मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 तीनों से, मतलब साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 तीनों। निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र गजर के साथ वर्षा मध्याय में। यह सही है बी ऑप्शन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंपास। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंपास। अफ्रीका का मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांगो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांगो। पिग्मी निवासी कहाँ के तो अफ्रीका के। पिग्मी निवासी कहाँ के अफ्रीका के। एस्किमो निवासी कहाँ के तो कनाडा के, ए ऑप्शन। एस्किमो निवासी कहाँ तो कनाडा, ए ऑप्शन। एस्पेरांटो है क्या तो डी ऑप्शन हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो क्या है तो डी ऑप्शन हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है तो डी ऑप्शन हो जाएगा ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है तो डी ऑप्शन हो जाएगा ईरान। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। टिन मिलता है कहाँ तो ए ऑप्शन इसका है प्लेसर निक्षेप में। टिन मिलता है कहाँ तो प्लेसर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें डी ऑप्शन हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें डी ऑप्शन मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ए ऑप्शन चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ए ऑप्शन चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवतीय रेखा के पास। पृथ्वी पर घने या डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवतीय रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे यह हो जाएगा दूसरा नंबर। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक, चौथा नंबर होगा पेरिस से वारसा, ए का 4। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पेरिस से वारसा तक। ट्रांस इंडियन रेलवे यह हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरोजो तक। ट्रांस इंडियन रेलवे ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरोजो तक। ट्रांस साइबेरियन रेलवे यह हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। फिर ओरिएंटल एक्सप्रेस हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल तक। बी ऑप्शन 4 3 2 1। बी ऑप्शन 4 3 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन का नाम से जाना जाता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैंटोस। पर्यावरण किससे बनता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी से।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। अब भारत का भूगोल शुरू होता है। यहाँ पे विश्व का भूगोल समाप्त हो गया। पहला प्रश्न है भारत का भूगोल। मगर इसे शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। भारत विस्तृत है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। 4 डिग्री 8 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी बी ऑप्शन संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी बी ऑप्शन संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्लस 5.5 घंटा। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT में अंतर पाया जाता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्लस 5.5 घंटा। हुंडो प्रपात निर्मित है किस पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडो प्रपात निर्मित है किस पे? तो सी ऑप्शन स्वर्णरेखा नदी पर। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक अग्र गंभीर। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो एक अग्र गंभीर है, ए ऑप्शन। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, तो इसमें कौन सा सही है यह देखना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, यह बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिंति में हुई, यह बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई, यह भी बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 1, 2 और 3। चौथा नंबर ऑप्शन इसमें गलत था। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टाइटेनियम का। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है, किसका खनिज है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टाइटेनियम का। भारत की तटरेखा है, तो यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? एक प्रबाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ए ऑप्शन प्रबाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो सी ऑप्शन 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह बी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह बी ऑप्शन महाराष्ट्र का अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कौन से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल पर्वत। कन्याकुमारी से सटी पर्वत कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल कार्डेमम पर्वत। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं कौन से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी भारत में। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा।
भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। टोडा केरल यह गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टोडा केरल, यह बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग में। भारत में यारलुंग जांगवे नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। भारत में यारलुंग जांगवे नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी एवं महानदी कृष्णा एवं कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी कृष्णा एवं कावेरी। डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। सोन और गंगा नदी की संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पटना। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पटना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थल है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेह। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थल है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेह। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी ऑप्शन। भारत में की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? तो सी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून से। दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार के कण, मतलब बलुआ कण, पांसु कण और चिकना कण। दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बलुआ कण, चिकना कण और पंसु कण तीनों मिलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार के कण। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। निम्नलिखित नगर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। दी गई कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, फिर सिंचाई, फिर ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों का विपणन। तो यह चारों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से, मतलब हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इंद्रधनुष क्रांति के बारे में। काली क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार तथा उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ज्वार। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ज्वार। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्न में से लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा हेमेटाइट। निम्न लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट का। झारखंड में कोयला का खनन स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झरिया में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झरिया में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा झरिया, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
1 2 3 4 चारों है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी और कोयला कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमत है। तो यह चारों हो जाएगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1 2 3 4। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डी ऑप्शन डिगबोई असम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1970 और 1980 के दौरान। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 243 किलो तेल के बराबर। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1950 में थी, कितना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। भारत में राज्य विद्युतीय बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, तो इनमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानि काफ़ी ज़्यादा होती है, यह बिल्कुल सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, यह बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों हैं। आगे देखते हैं टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टाटानगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टाटानगर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेतरी। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेतरी। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा खनन के लिए। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा खनन के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3 1 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, नीचे आप लोग विवरण पढ़ सकते हैं। पाट आंचल अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। पाट रीजन स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, मतलब पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। डी ऑप्शन 4 3 1 2 3 4 1 2। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। गद्दी लोक निवासी हैं किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोक निवासी किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी इनहेबिटेंट है कहाँ के? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी इनहेबिटेंट है कहाँ के? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है कहाँ की? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है कितना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही, मतलब ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज उपयुक्त सभी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा ए और 2, मतलब अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। तो या 1 और 2 इसमें दोनों सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट से होकर बहती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश या द्रोणी फॉल्ट से होकर बहती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, मतलब नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती, ए ऑप्शन। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधी नदी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लूनी। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी। निम्न नदियों में से सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। भारतीय मानसून या मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थल एवं समुद्री का विभेदित तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। अम्र वर्षा मैंगो शावर है क्या? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया आप लोग, तो आप लोग नीचे से विवरण बॉक्स में से आप पढ़ सकते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय राज्य में। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन मेघालय राज्य में। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप हो जाएगा हिमाचल के गिरदार क्षेत्र, गिरिपथ क्षेत्र। और सूखा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात हो जाएगा झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा। बी ऑप्शन हो जाएगा 3142, 3142। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर, हिमालय में। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर के एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर, हिमालय में। रेगड़ किसका नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगड़ किसका नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। रेगुन नाम है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगुन नाम है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वन रोपण के द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो सी ऑप्शन वन रोपण के द्वारा। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जियो सिंक्लाइन। गंगा के मैदान को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जियो सिंक्लाइन के रूप में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगर। गंगा की मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 20.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 20.7%। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम का। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है किसका? तो सी ऑप्शन मिजोरम में। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में वन्यजीव सबसे अधिक संख्या में है? तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसके
अनुमानित संख्या किसका कितना है, तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है यह देखना है। तो सी ऑप्शन इसमें होगा, 1 और 4 सही है, देख लेते हैं। वर्ष 1991 से 2001 के दशक की जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 1991 की जनसंख्या में अनुपादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया, यह बिल्कुल सही है। तो डी सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 4 दोनों सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग, बी ऑप्शन 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग कितना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31%। सारण सिंचाई नहर निकलती कहाँ से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती कहाँ से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंडक। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंडक। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसका, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसका, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सतलज। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी के एकीकरण से जुड़ी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। हीराकुंड बांध डैम तैयार किया गया, बी ऑप्शन महानदी पर। हीराकुंड बांध तैयार किया गया, बी ऑप्शन महानदी पर। मैथॉन बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन से एक मीठे पानी की झील है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं है। सहकारी समिति नहीं है, व्यापक बैंक नहीं है, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कृषि में युगम पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। कृषि में युगम पैदावार का आशय क्या है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखना सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन इसमें सही है। मतलब इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शाश्वतोत्पादन का समाकलन करना है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4 सही है, बाकी 1 और 3 इसमें गलत है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या, तो गेहूँ सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसमें, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो डी ऑप्शन गेहूँ के उत्पादन में। प्रमुख खाद्य फसल है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चावल। प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चावल। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कौन सा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक प्रोड्यूसर राज्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल। इनमें से राज्य का कौन सा भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। इनमें से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका, तो यहाँ पर आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गिरनार।
निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर नहीं है, बाकी कनन देवन पर है, दार्जिलिंग पर है और नीलगिरी पर है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पुलनेज। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज नहीं है, बाकी चिकमंगलूर है, कुर्ग है और बाबा बुदनगिरी है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाय का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइट। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो ये इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, नीचे आप लोग बैकग्राउंड बॉक्स से पढ़ सकते हैं। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ नीचे बैकग्राउंड बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसे भी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटनाक्रम है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क खनन। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिच ब्लेड में। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो बी ऑप्शन हो गया पिच ब्लेड में। भारत में पहली पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम में। भारत में पहली पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी इसमें सही है। फिर से पढ़ देते हैं। तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, यह बिल्कुल गलत है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित की गई है। इस उद्योग में ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपण का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। फिर से पढ़ते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किया गया है। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। अगला प्रश्न 158 नंबर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और उसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 64 और 40,000 किलोमीटर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 64 और 40,000 किलोमीटर। भारत का सबसे पहला रेलवे मार्ग तैयार हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। भारत का सबसे पहले रेलवे मार्ग तैयार हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। बड़ी लाइन की दो पहियों के बीच की दूरी होती है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पहियों के बीच की दूरी होती है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 फीट। मोरमुगांव पतन स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल, गोवा में। मोरमुगांव पतन अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित किया जाने वाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित किया जाने वाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुड़गांव में। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारती। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो
ये ऑप्शन हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। तो अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसी के साथ हमारा यह भूगोल समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने एक ही साथ में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों कर लिया था। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोग को यह पहल कैसी लगी और आप यह कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इसी से आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो बिहार बीपीएससी से रिलेटेड अपलोड करेंगे या किसी भी तरह का कोई वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी से चला जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो बिहार बीपीएससी या फिर बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे प्रश्न बीपीएससी के रिपीट होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन से ही आपका पकड़ बनेगा और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।